राम राम सभी को। मैं अनुराग कृष्ण तिवारी और हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत से डेटाज़ होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटाज़ होते हैं। वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को या फिर डाउनफॉल को वो बहुत ही क्लियर वे में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ, आपका इकोनॉमी किधर जा रहा है और किस सेक्टर में कैसे सेक्टरल परफॉर्मेंस भी इसमें दिया जाता है कि कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। चूँकि ये एनुअल डॉक्यूमेंट है तो हर साल हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस कैसा था एंड दिस ईयर कैसा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपको इसे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उसे तो उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसे इन सब डेटाज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब हर एक पॉसिबल नहीं है कि हर एक सिंगल डेटा को आप याद कर पाओ, बट हाँ, मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा जो इसमें हैं, इम्पॉर्टेंट आउटकम्स जो हैं, वही डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेंस के लिए आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगा इसके लिए। चलिए, आइए अब बात करते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट में है क्या? इससे पहले रिपोर्ट डिस्कस करने से अच्छा रहेगा कि अगर हम इसका एक बेस तैयार कर लें, कुछ स्टैटिक पॉइंट भी इसके बारे में जान लें, इसके ऑब्जेक्टिव्स को जान लें, उन सब चीज़ों को डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेज़ेंट किया जाता है, बनाया नहीं जाता है। इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते हैं इसे, वो उसे केवल प्रेज़ेंट करते हैं लोकसभा में। तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने इसे प्रेज़ेंट किया है 22 जुलाई को लोकसभा में। ये होता क्या है? तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ये एनुअल डॉक्यूमेंट है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रेज़ेंट किया जाता है। गवर्नमेंट खुद प्रेज़ेंट करती है कि लास्ट ईयर में कैसा परफ़ॉर्मेंस रहा है और ये अपने इकोनॉमी को बताते हैं कि हमारा इकोनॉमिक परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा पिछले 1 साल में और ये ठीक बजट से 1 दिन पहले प्रेज़ेंट किया जाता है। पर क्या स्टार्टिंग से ये प्रथा चलती आई है कि बजट के 1 दिन पहले ही इसे प्रेज़ेंट करना है? तो नहीं। पहला इकोनॉमिक सर्वे जो था वो 1950-51 में आया था और वो बजट का पार्ट हुआ करता था। जब बजट आता तो साथ में ही ये रिपोर्ट भी आती। पर 1964 से इसे सेपरेट कर दिया गया। अब 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आती है, उसके बाद नेक्स्ट डे बजट पेश किया जाता है। ये जो सर्वे है, ये स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल ओवरव्यू देता है इकोनॉमी का। आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाया जाता है पूरा कि हाँ, आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। ओके? अब इसका पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस इसका होता है कि अपने पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेस मैन को और पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और व्हाट चैलेंजेस आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर। तो ये इसके प्राइमरी पर्पस हो गया। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो ये इकोनॉमिक डिवीज़न जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट है, वो इसे प्रिपेयर करता है और इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको आपको याद रखना है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे इस बार, वो वी अनंत नागेश्वरन जी थे। वी अनंत नागेश्वरन, ये नाम आप याद रखिएगा। वी अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के लिए। ओके? Now let's discuss the highlights of the economic survey 2023-24। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो हर बार पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, वो ये है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रियल जीडीपी इन FY24। जो करंट ईयर होता है उसमें रियल जीडीपी पूछ लिया जाता है हमारे देश का। तो इस बार इंडिया का रियल जीडीपी वो 8.2% रहा फाइनेंशियल ईयर 2024 में।
जब भी हम FY24 कहते हैं तो वो 2023-24 समझिए आप, ओके? तो 8.2% रियल जीडीपी से ग्रो किया हमारा देश। और ये भी साथ में जानना चाहिए कि जो प्रेज़ेंट ईयर है, फिस्कल ईयर है, जब हम 2023-24 की बात किए तो मतलब हम लास्ट ईयर का अपना परफ़ॉर्मेंस बता रहे हैं। पर अब जो हम बात करेंगे 2024-25 की, उसमें हम बताएँगे कि हमारे क्या चांसेस है, कितना हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब इस बार बताया जा रहा है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ होगी इस बार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, वो 6.5 टू 7% होगी, ओके? आई मीन इसमें हमारा जो लाइकलीनेस है, वो ऑब्वियसली पिछली बार के परफॉर्मेंस से कम है। और इसके कई रीज़न्स बताया जा रहा है कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। वॉर इसके बाद फिर जब ये आई मीन डेटा निकल के आता है कि कितने परसेंट से ग्रो किया और कितने परसेंट से करने वाला है। 2024 में हमें 8.2% पता चल गया, 25 के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड डेटा है कि 6.5 टू 7% होगी। तो ऐसे ही आरबीआई भी अपना फोरकास्ट करता है जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा। तो आरबीआई ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2% रहेगा। और इन द सेम वे जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 7% रहेगा। तो अब ये तीनों डेटा आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, हमारा जो रियल टाइम जीडीपी ग्रोथ होने वाला है 2024-25 में एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे, वो कितना है, 6.5 टू 7% बताया गया है। आरबीआई ने कहा है 7.2% एंड आईएमएफ एंड एडीबी कह रहे हैं 7%, ओके? इसके बाद फिर जब हम टैक्स कलेक्शन का डिस्कशन करते हैं, तो इस बार जो हमारा आई मीन फाइनेंशियल 24 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो 55% टैक्स कलेक्ट हुआ है डायरेक्ट टैक्स से, एंड 45 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है। इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स हमारे कौन से, इनकम टैक्स वगैरह जो है जितने भी, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे हमारे जीएसटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है, थोड़ा ऊपर नीचे है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट अगर सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट स्पेंड्स एंड व्हाट गवर्नमेंट अर्न्स। मतलब क्या गवर्नमेंट अपना खर्च किया है और कितना वो अर्न किया है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो फिस्कल डेफिसिट होता है। जनरली ये सारे गवर्नमेंट डेफिसिट में ही चलते हैं। कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट में नहीं आता है कि हाँ, जितना उन्होंने स्पेंड किया है एक साल में, उससे ज़्यादा उनका इनकम हो गया हो। तो इसलिए जब भी ये हम परसेंटेज देखते हैं इसका फिस्कल डेफिसिट का, तो ये जितना कम रहेगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। आई मीन अगर वो 5% है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर वो 4% हो जाता है, तो हम मानेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, हम कुछ ज़्यादा अर्न किए हैं। इसलिए इसको इस वे में समझना है। और फिस्कल डेफिसिट हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.4% था और 24 के लिए 5.6%। इट मीन्स हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तब जाके हम 23 के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके 5.6% डेफिसिट में आ गए केवल। पहले हम अपने जीडीपी से 6.4% डेफिसिट में थे, इस बार हम 5.6% डेफिसिट में हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पहले से। Another very important aspect given under the economic survey is the foreign exchange reserve. इसको हम फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो दिखाता है कि हमारा इकोनॉमी किस वे में चल रहा है। क्योंकि हम जितने भी इम्पोर्ट्स करते हैं, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी हो हमारा, वो हमारा आई मीन फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि डॉलर है हमारा जिसमें हम अपना ट्रेड करते हैं। करेंसी हमेशा डॉलर रहता है। तो अगर हमारे पास रिज़र्व अगर नहीं है डॉलर का, तो फिर हम कैसे करेंगे ट्रेड? हम नहीं कर पाएँगे। या तो हमें किसी से बोरो करना पड़ेगा, उधार लेंगे, हम लोन लेंगे। लोन लेके उसके बाद फिर हम अपना ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के बाद फिर उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। तो ये बर्डन बढ़ता जाएगा नेशन पे। तो इसलिए
फॉरेन एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है, ठीक है? जैसे हम फिजिकल डेफिसिट में बोले जितना कम परसेंट होगा उतना अच्छा है, तो वैसे फॉरेन एक्सचेंज जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा है। तो आइए देखते हैं इसका डेटा क्या रहा। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 578.4 बिलियन यूएस डॉलर था हमारे पास, पर फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 646.4 बिलियन यूएस डॉलर है। इट मीन्स यहाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए निकल के आ रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है गवर्नमेंट का कि पिछले 1 साल में हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे देश को एक मजबूत स्थिति में ले गया है। अब एट द एंड ऑफ मार्च 24 ये एक डेटा साथ में आया है हमारे पास कि मार्च 24 में फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास इतना सफिशिएंट है कि ये नेक्स्ट 11 मंथ का जितना भी इम्पोर्ट है उसको वो आई मीन ईज़िली कंप्लीट कर सकता है। हमारे पास अगर अब एक्सचेंज अभी नहीं भी आया तो 11 महीने का इम्पोर्ट जो है उसको हम पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट हो जाता है, डेटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस टू इंडिया। अब रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है कि किसी और देश में पैसा कमा के भारत में पैसे भेजना। अब एक डेटा हमारे पास ये निकल के आता है हमेशा कि जो इंडिया के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, फॉरेन नेशंस में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक डेटा आई मीन इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे कमा रहे हैं और पैसे वापस इंडिया भेज रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि वो कमा तो अपने आई मीन वहाँ के रीजनल करेंसी में रहे हैं, बट वो वापस इंडिया को भेज दे रहे हैं। तो इसलिए ये बेनिफिशियल इंडिया के लिए है। तो जितने ज़्यादा रेमिटेंसेस होंगे वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा किसी भी नेशन के लिए कि उसका इकोनॉमी सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव वे में चल रहा है। तो जब हम इसका भी डेटा देखते हैं तो ये 3.7% था 2024 में और 2025 में ये 4% हो जाएगा। तो आप कमा बाहर रहे हैं बट पैसे इंडिया आ रहा है। हम यहाँ पे इसका उनका बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिया को छोड़ के सिटीजनशिप बाहर के ले रहे हैं। जो बाहर की सिटीजनशिप ले लिए वहीं पे सेटल हो गए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है इसमें। बात केवल उनकी हो रही है जो इंडिया से जा रहे हैं, कमा बाहर रहे हैं, घर उनका इंडिया में ही है, वो उन्हें वापस इंडिया ही आना है। तो इसलिए वो जितने भी अपने इनकम है उसको कहीं न कहीं इंडिया भेज रहे हैं वापस। ठीक है? तो हमें इसको समझना है कि ये जो रेमिटेंसेस इंडिया में आ रहे हैं, इसका मेजर सोर्स क्या है? तो इसका मेजर सोर्स है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वो मेजर सोर्स रहे हैं इंडिया के रेमिटेंसेस के लिए, मतलब बाहर का कमाया हुआ पैसा इंडिया भेजने के लिए। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का ही है, तो ये भी हमें साथ में पता रहना चाहिए कि जो लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो भी इंडिया की ही है। मैक्सिमम जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन मतलब जो हमारे सिटीजन हैं वो कहीं बाहर जाके सेटल होके काम कर रहे हैं और किसी अन्य देश में कमा के पैसे वापस इंडिया भेज रहे हैं। तो इनका जो पॉपुलेशन है इन्हें कहते हैं इमिग्रेंट पॉपुलेशन। तो ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर, और महंगाई की दर की हम जब भी बात करते हैं तो हम रिटेल का ही बात करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन रेट हम जब देख रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.7% था, बट 24 में 5.4% है। इट मीन्स महंगाई दर भी पिछले 1 साल में काफ़ी कम हुई है। ये रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है, क्योंकि एज अ सिटीजन हम और आप जब भी मतलब रखते हैं तो हम रिटेल से ही मतलब रखते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम रिटेल में खरीदने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए यही डेटा इंपॉर्टेंट है और यही डेटा काउंट भी किया जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या है किसी भी कंट्री में। तो एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल 23-24 में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम हुआ है। 6.7% से घट के हम 5.4% तक आए हैं। और इसके साथ एक डेटा और है हमारे पास कि आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ इन्फ्लेशन रेट वाज लेस दैन 6% इन 29 स्टेट्स। ओवरऑल तो 5.4% है, पर 29 स्टेट्स में
6% से कम रहा है। तो ये भी एक अच्छा डेटा है हमारे पास। बट एक हमारे पास नेगेटिव डेटा भी आया है, जिससे जानना ज़रूरी है। जब हम फूड इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, ये एक रिटेल इन्फ्लेशन रेट था जो हम देखें, बट अगर हम खाद्य पदार्थ में बात करें, तो फूड इन्फ्लेशन रेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.6% था, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.5% हो गया। तो ये काफ़ी बढ़ गया। तो हमारे खाने-पीने के सामान लास्ट एक ईयर में वो महँगे हुए हैं। तो इस पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट नाकामयाब रही है, और इस डेटा से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, इस चीज़ को कंट्रोल करना, इस पे वर्क करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स अब हम सेक्टरल परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो सेक्टरल परफॉर्मेंस में एग्रीकल्चर जो है वो 4.18% एनुअली ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर से। तो ये एक पॉजिटिव डेटा निकल के आता है हमारे पास फिर से, कि 4.18% से एनुअली ग्रो कर रहा है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ताकि किसान जो है वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि बीच में ऐसी भी न्यूज़ काफ़ी आई थी कि लोग किसानी छोड़ रहे हैं और शहर की ओर जा रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, कमाने में लगे हुए हैं। बट अगर ऐसा ग्रोथ है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है? तो इसका देखभाल करना भी गवर्नमेंट का ही काम है, कि कैसे हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे ग्रोथ करें वो भी। इसके बाद इंडस्ट्री जो है वो 9.5% के रेट से ग्रो किया है फाइनेंशियल 24 में, और इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर क्या है? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इट मीन्स जिसमें हम छोटे-मोटे पैसे आपको उधार मिल जा रहे हैं, आप उससे काम कर रहे हैं। जैसे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम जो है, उसमें 50,000 तक के लोन मिलते हैं, और उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें माइक्रो फाइनेंस में आती हैं, और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। तो ये भी मुझे लगता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है गवर्नमेंट की, कि हाँ, इंडिया का जो ग्रोथ है वो अच्छे तरह से हो रहा है, और अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी मिल रही है लोगों को। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अगर आपका अच्छा काम कर रहा है, इट मीन्स आप लोअर लेवल पे, आप ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। ये ऐसा ऐसा पॉइंट है जिस पे आई मीन गवर्नमेंट को काफ़ी मतलब क्वेश्चन किया जाता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखेंगे कि ये डिक्लाइन किया है 3.2% ओवरऑल। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ये 3.2% डिक्लाइन किया है, एंड अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो ये 6.7% तक डिक्लाइन किया है। तो ये काफ़ी कमेंडेबल जॉब है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया गया है। भले ही ये बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, बट हाँ, ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का एक कन्फर्मेशन हमें दूसरी पार्ट पे मिल जाता है, वो है लेबर मार्केट। जब हम देखते हैं तो लेबर मार्केट में ईपीएफओ मेंबरशिप जो होती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसकी मेंबरशिप, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है। केवल ईपीएफओ जो होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 19 टू 24 में डबल हो चुका है। इट मीन्स कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी आपका जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं न कहीं बढ़ी है। तब तो 19 से 24 अगर डबल हुई है, इट मीन्स कि हाँ, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी डबल हुई है। तो इसलिए ये कन्फर्म करता है कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आती है। उस इंडेक्स को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। तो जब हम इस इंडेक्स को कंपेयर करते हैं, तो 2018 में इंडिया वाज रैंक्ड एट 44th पोजीशन, एंड 23 में ये रैंक 38th है। इट मीन्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ही पता चल जा रहा है कि 44 से हम 38 तक आ गए हैं। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं।
लॉजिस्टिक्स में, और लॉजिस्टिक्स में परफ़ॉर्म करना इट मीन्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तभी। अब इसके लिए हम नेशनल हाईवेज़, रेलवेज़ एंड एयरपोर्ट्स के कुछ एक डेटा देखेंगे जो हमें शो करते हैं कि हमारा परफ़ॉर्मेंस कितना बेटर होता जा रहा है। ये नेशनल हाईवे के डेटा के अगर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़ की बात करें, ओनली नेशनल हाईवेज़ की बात किया जा रहा है यहाँ पे, स्टेट हाईवेज़ की बात नहीं कर रहा मैं। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था फाइनेंशियल ईयर 2014 में वो 11.7 किलोमीटर पर डे था, जो कि अब बढ़ के 2024 में 34 किलोमीटर पर डे हो चुका है। इट मीन्स किस लेवल से ग्रोथ कर रहा है हमारा इंफ्रा, ये आपको नेशनल हाईवेज़ की ग्रोथ से पता चल रहा है। क्योंकि नेशनल हाईवेज़ अगर हमारे अच्छे हैं, इट मीन्स आपका कनेक्टिविटी बेटर है, आपके लॉजिस्टिक्स अच्छे से, आई मीन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी अगर हम देख रहे हैं तो इसी वजह से ये हमारा रैंक अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे कनेक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं। ओके, तो हाईवेज़ का तो हम ऑब्वियसली, ये तो हमारा आई मीन ऐसा सेक्टर है, ऐसा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जिसकी तारीफ़ हर कोई करता है, ऑपोजिशन से लेके गवर्नमेंट तो करती है अपनी तारीफ़। बट इसके अलावा अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ में भी रेलवेज़ कैपेक्स जो है वो इंक्रीज़ किया है 77% लास्ट 5 ईयर में। आई मीन रेलवे की भी कैपेसिटी जो है, रेलवे का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्रोथ पे है। 77% ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में, मतलब पिछले 5 साल से पहले और अभी में देखा जाए तो 77% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद फिर एयरपोर्ट्स का हम बात करें तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग स्टार्ट हुए हैं 21 एयरपोर्ट्स में। तो आई मीन ये तीनों सेक्टर में हमारे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, क्योंकि ये सारे सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं। अब एक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए भी अगर हम देखें तो एज़ ऑफ 31st में जो हमारा नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इट मीन्स रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, वो 45.4% पहुंच चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आई मीन डेटा है और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, कि हमारे घर जो बिजली आ रही है वो 45.4% जो बिजली है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से है। अब ये कैसे हुआ ग्रोथ इतना? मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसको इनिशिएट इंडिया एंड फ्रांस ने किया था, इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है वो। इस पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हैं, और इतने ज़्यादा सोलर रूफटॉप्स इंस्टॉल किए गए हैं। आई मीन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हर जगह रूफटॉप सोलर इंस्टॉल हो चुके हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बट वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े ये क्या नाम है, सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो काफ़ी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो 45.4% है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ओनली। ठीक है? तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए, बहुत ही पॉजिटिव डेटा है हमारे लिए, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ये फ्रेंडली है। हमारे एनवायरनमेंट को लॉस नहीं हो रहा है, हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कम कर रहे हैं। ओके? तो इसके बाद हमको लगता है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हमें देखने को नहीं मिला इसमें। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा डेटा मिला है या फिर आपने ऐसा कोई डेटा देखा है इस रिपोर्ट में, जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि हाँ, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी उसको गो थ्रू कर लूँ, और एटलीस्ट मुझे भी नॉलेज रहे कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कहना चाहता है, और भी क्योंकि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, मुझे हो सकता है मैं हर चीज़ ना देख पाया हूँ। तो ये ड्यूटी मैं आपको भी देता हूँ, ताकि आप भी देखें, और जहाँ ज़रूरत हो हम सबको बताएं। कमेंट बॉक्स ओपन है सबके लिए, वो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और मुझे लगता है ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो शेयर करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कुछ और रिलेवेंट कंटेम्परेरी इश्यूज़ जो हैं हमारे पास, उस पे हम डिस्कशन करें और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें। थैंक यू।